गाजा में 2 साल बाद आखिरकार शांति लौट आई है। हमास और इजराइल की कैद में जो बंधक थे वो भी अब अपने अपने घरों की तरफ लौट चुके हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी बरकरार है। उसकी वजह है यमन के हूती विद्रोही। हूतियों ने इजराइल के खिलाफ एक बार फिर बड़ी जंग का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन एकजुटता की बड़ी अपील जरूर कर डाली है। बाकायदा हूती लीडर मेहदी अल मशात ने एक बयान भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इजराइल ने गाजा में जो किया वो मानवता के खिलाफ अपराध है। अब समय आ गया है कि सभी अरब और मुस्लिम देश एक साथ आएं और फिलिस्तीनी जनता की हिफाजत करें। मेहदी अल मशात ने यह बयान ईरानी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में दिया है। उन्होंने साफ कहा कि हूती गूढ़ संघर्ष विराम की निगरानी करेगा और मानवीय सहायता के वितरण पर नजर भी रखेगा। अगर इस काम में कोई बाधा आई तो हूती इसका जरूर जवाब भी देंगे। और मिडिल ईस्ट से जुड़े लोगों की माने तो हूतियों की यह चेतावनी सिर्फ बयानबाजी नहीं, रेड सी में जहाजों पर उनके हमले इस बात के संकेत है कि वो इस संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। हूती सिर्फ यमन तक सीमित अब नहीं रहे हैं। हाल ही में महीनों में उन्होंने इजरायली या पश्चिमी देशों से जुड़े जहाजों को भी निशाना बनाया है। ऐसे में उनकी ये नई चेतावनी को हल्के में लेना खतरनाक साबित भी हो सकता है। वहीं यमन के लोगों की माने तो हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर फिलिस्तीन के लिए आवाज उठानी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। संघर्ष विराम के बाद गाजा में राहत पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन अगर ईरान समर्थित गुटों ने कोई बड़ा कदम उठाया तो हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। तो गाजा में भले ही फिलहाल गोलियों की आवाज बंद हो गई हो, लेकिन पश्चिमी एशिया की राजनीति में उबाल अभी भी बना हुआ है। हूतियों की इस अपील ने एक बार फिर पूरे क्षेत्र को अलर्ट मोड में डाल दिया है। अब देखना यही होगा कि अरब और मुस्लिम देश क्या इस आह्वान पर कोई एकजुट रणनीति बनाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि अगर समय रहते स्थिति को संभाला नहीं गया तो फिर से मिडिल ईस्ट में हालात और ज्यादा गंभीर और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। ऐसे में इजराइल भी किसी न किसी बड़ी रणनीति के तहत काम तो जरूर कर रहा होगा, क्योंकि हूतियों ने जिस तरीके से चेतावनी दी है वो कभी भी इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। ऐसे में नेतन्याहू हूतियों के खिलाफ जरूर एक रणनीति के तहत काम कर रहे होंगे, ताकि फिर जंग ना हो और ना ही निहत्थे लोगों की जान जाए। फिलहाल देखना होगा कि हूतियों की रणनीति और इजराइल की रणनीति में क्या कुछ बड़ा होता है या फिर एक बार फिर मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में झुक जाएगा। इसराइल और हमास के बीच हुए ऐतिहासिक शांति समझौते के बाद तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। समझौते के तहत गजा से सभी इस्राएली बंधकों के शव लौटाए जाने थे, लेकिन अभी तक 28 में से केवल 4 ही शव वापस आए। इस्राएली सरकार का कहना है कि हमास कुछ शवों को जानबूझकर रोक रहा है, जबकि मध्यस्थ देशों का कहना है कि गजा की तबाही के बीच मलबे में शवों की तलाश बेहद मुश्किल है। बताया जा रहा है कि हमास को मंगलवार तक की डेडलाइन दी गई है। अगर उसने बाकी के शव नहीं लौटाए तो इस्राइल इस समझौते का उल्लंघन मानते हुए गंभीर कदम उठा सकता है। यह पूरा समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 पॉइंट पीस प्लान का हिस्सा था। इसी प्लान के तहत सोमवार को हमास ने 20 जीवित बंधक रिहा किए थे, जबकि बदले में इस्राइल ने 1966 फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद किया। हालांकि इस अदला बदली के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ। इस्राइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने चेतावनी दी है कि अगर हमास ने शव नहीं लौटाए तो शांति की जगह फिर से जंग लौट सकती है। यह बयान उस वक्त आया जब हमास और इस्राइल दोनों अपने अपने क्षेत्रों में दबाव में हैं। एक और बंधक परिवारों का गुस्सा है तो दूसरी ओर गजा में जारी मानवीय संकट। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस यानी ICRC इस पूरी प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। रेड क्रॉस की तरफ से जानकारी दी गई कि गजा की तबाही के बाद शवों की खोज बेहद चुनौतीपूर्ण है। कई जगहों पर मलबा इतना गहरा है कि टीमों को बॉडी बैग, ठंडी गाड़ियां और भारी उपकरणों के साथ कई दिनों तक खुदाई करनी पड़ रही है। रेड क्रॉस का कहना है हर शव को गरिमा और सम्मान के साथ वापस करना इस समझौते का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि बंधकों की मौत के बाद भी परिवार उनके आखिरी संस्कार का हक चाहते हैं।
सोमवार को जो 4 शव सौंपे गए उन्हें पहचानने के लिए तेल अवीव के अबू कबीर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भेजा गया। मंगलवार को इनमें से 2 शवों की पहचान गाय इलूज और विपिन जोशी के रूप में हुई। 26 साल का गाय इलूज म्यूजिक इंडस्ट्री में नाम बना रहा था, जो 7 अक्टूबर 2023 को नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में हमले का शिकार हो गया। गोली लगने के बाद उसे गाजा ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। वहीं 23 साल के विपिन जोशी इकलौते हिंदू जो नेपाल से एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने इसराइल आए थे, अलुमीम किबुत्ज से उसका अपहरण कर लिया गया। इस्राएली सेना ने बताया कि हमास ने इससे पहले भी कुछ ऐसे शव लौटाए थे जो इजरायली बंधकों के नहीं थे। इससे यह प्रक्रिया और जटिल हो गई। इजराइल अब इस बात की जांच कर रहा है कि गजा में वाकई शव कहां है और किस हालत में है। दूसरी तरफ बंधक परिवारों का धैर्य अब जवाब देने लगा। तेल अवीव में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनके परिजन जिंदा हो या नहीं, उन्हें हर हाल में चाहिए। गजा से लौटते शव अब शांति की उम्मीद नहीं बल्कि एक और बेचैनी और अविश्वास का संकेत बन चुके हैं। हालांकि हमास का कहना है कि उसने पहले ही चेतावनी दे दी थी इसराइल को कि अगर वो बमबारी नहीं रोकता तो बंधकों के शवों का कुछ पता नहीं चल सकता, क्योंकि बमबारी में वे कहां बिछड़ जाएंगे ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जब गजा को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसे सहारा देने के बजाय अरब खित्ते के कई बड़े देश इसराइल के साथ गलबहियां डाल दोस्ती की पिंगे लड़ा रहे थे। जी हाँ, एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। दरअसल वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है, जिसके मुताबिक जब गजा के अंदर इसराइल की आक्रामकता कहर बरपा रही थी, महिलाओं और बच्चों की जान जा रही थी और अरब मुल्क दुनिया भर की बातें कर रहे थे, अलग अलग मंचों से इसराइल को लताड़ रहे थे, या यूं कहें कि आवाम को दिखाने के लिए इसराइल को लानतें भेज रहे थे, फिलिस्तीन की 2 स्टेट थ्योरी पर बात कर रहे थे। जब कतर पर भी हमला नहीं हुआ था, ये उससे पहले की बात है। वॉशिंगटन पोस्ट खुलासा कर रहा है कि कई सारे अरब देश उसी समय इसराइल के साथ युद्धाभ्यास कर रहे थे। जी हाँ, मिलिट्री प्रैक्टिस कर रहे थे। सोचिए, जो गजा में तबाही ला रहा हो और जिसके लिए अरब देश एक उम्मा की बात कर इसराइल के खिलाफ दिख रहे थे, लेकिन बस दिख ही रहे थे, अंदर खाने ये इसराइल की फौज के साथ मिलकर जंग के पैंतरे सीख रहे थे। बहरहाल एक्सपर्ट कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में ईरान ही वो ताकत है जो इसराइल के ग्रेटर इसराइल के ख्वाब में सबसे बड़ा रोड़ा है। बाकी अरब मुल्क तो इसराइल के साथ जुड़ ही चुके हैं, कुछ सामने से, कुछ पर्दे के पीछे से। ताज़ा खुलासे ने इन आरोपों की सत्यता दिखा भी दी। आप क्या मानते हैं? अरब देश डबल गेम खेलते हैं? क्या गजा को लेकर वो गंभीर नहीं है, या ईरान को निपटाना ही उनका मकसद है? और क्यों? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।